चैप्टर सेकंड आर्थिक साक्षरता क्यों सिखाए? महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं। महत्वपूर्ण तो ये है कि आप कितना पैसा पास रखते हैं। 1990 में माइक ने अपने पिता का साम्राज्य संभाल लिया और वास्तव में वह अपने डैडी से भी अच्छा काम कर रहा है। हम एक दूसरे से साल में एक दो बार गोल्फ कोर्स में ही मिलते हैं। वह और उसकी पत्नी इतने अमीर है कि जितनी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अमीर डैडी का साम्राज्य बेहतरीन हाथों में है और माइक अपने बेटे को अपनी गद्दी संभालने के लिए उसी तरह तैयार कर रहा है जिस तरह उसके डैडी ने हमें तैयार किया था। 1994 में मैं 47 साल की उम्र में रिटायर हो गया। उस वक्त मेरी पत्नी किम 37 साल की थी। रिटायरमेंट का मतलब काम करना छोड़ना नहीं है। हमारे लिए इसका मतलब है कि जब तक अप्रत्याशित बहुत बड़ी अनहोनी ही ना हो जाए, तब तक हम काम करने या ना करने के लिए फ्री हैं और हमारी दौलत अपने आप आगे बढ़ती है तथा इन्फ्लेशन की दर से ज़्यादा तेजी से बढ़ती है। हमारी संपत्तियां इतनी बड़ी हो चुकी है कि खुद ही विकास कर सकती है। यह किसी पेड़ को लगाने जैसा है। आप बरसों तक इसे पानी देते रहते हैं और फिर एक दिन इसे आपकी ज़रूरत ही नहीं रह जाती। इसकी जड़ें जमीन में पर्याप्त गहराई तक जम चुकी होती है। फिर पेड़ आपके आनंद के लिए छाया प्रदान करता है। माइक ने साम्राज्य चलाने का निर्णय लिया और मैंने रिटायर होने का। जब भी मैं लोगों के समूह के सामने बोलता हूँ, तो वे मुझसे अक्सर पूछते हैं, मेरे हिसाब से उन्हें क्या करना चाहिए, मैं कैसे कर सकूँ, मैं कैसे शुरू करूँ, क्या कोई ऐसी पुस्तक है जिसे पढ़ने की आप सलाह देंगे? मुझे अपने बच्चों को तैयार करने के लिए क्या करना चाहिए? कामयाबी का आपका रहस्य क्या है? मैं लाखों करोड़ों रुपए कैसे कमा सकता हूँ? जब भी मैं इनमें से कोई सवाल सुनता हूँ, तो मुझे एक कहानी याद आती है। सबसे अमीर व्यवसायी। 1923 में हमारे सबसे महान नेताओं और सबसे अमीर व्यवसायियों का समूह शिकागो के एजवाटर बीच होटल में मिला। उनके बीच चार्ल्स श्वाब थे, जो सबसे बड़ी स्वतंत्र स्टील कंपनी के मुखिया थे। सैमुअल इंसुल थे, जो संसार की सबसे बड़ी यूटिलिटी कंपनी के प्रेसिडेंट थे। हावर्ड हॉब्सन थे, जो सबसे बड़ी गैस कंपनी के मुखिया थे। आइवर क्रूजर थे, जो उस वक्त विश्व की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक इंटरनेशनल मैच कंपनी के प्रेसिडेंट थे। लियोन फ्रेजियर थे, जो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के प्रेसिडेंट थे। रिचर्ड व्हिटनी थे, जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के प्रेसिडेंट थे। ऑर्थर कॉटन और जेम्स लिवरमोर थे, जो शेयर बाजार के दो दिग्गज साहसी खिलाड़ी थे। अल्बर्ट फॉल थे, जो राष्ट्रपति होर्डिंग के कैबिनेट मंत्री थे। 25 साल बाद इनमें से 9 दिग्गजों के जीवन का अंत इस तरह हुआ। श्वाब 5 साल तक उधार के पैसों पर जिंदा रहने के बाद कंगाल मरे। इंसुल विदेश भूमि पर गरीबी की हालत में दिवंगत हुए और क्रूजर तथा कॉटन भी दिवालिया मरे। हॉब्सन पागल हो गए। व्हिटनी और अल्बर्ट हॉल को जेल से रिहा कर दिया गया और फ्रीजियर तथा लिवरमोर ने आत्महत्या कर ली। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ठीक ठीक बता सकता है कि इन लोगों के साथ दरअसल क्या हुआ, लेकिन हम अनुमान लगा सकते हैं। अगर आप 1923 पर गौर करें, तो आपको दिख जाएगा कि यह 1929 की शेयर बाजार की भारी गिरावट और महामंदी के ठीक पहले का समय था। मुझे लगता है कि इन दोनों घटनाओं का इन लोगों और इनके जीवन पर भारी असर पड़ा होगा। मुद्दे की बात यह है कि ये लोग जिस युग में रह रहे थे, आज हम उससे ज़्यादा बड़े और तीव्र परिवर्तन के दौर में रह रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले सालों में कई उतार-चढ़ाव आएंगे, जो इन लोगों के युग में आए उतार-चढ़ाव जैसे ही होंगे। मुझे इस बात की चिंता है कि बहुत सारे लोगों का ध्यान पैसे पर तो बहुत ज़्यादा केंद्रित है, लेकिन अपनी सबसे बड़ी दौलत पर उनका ज़रा भी ध्यान नहीं है, जिसका नाम है एजुकेशन। यदि लोग लचीला बनने, खुला दिमाग रखने और सीखने के लिए तैयार हो, तो वे कठोर परिवर्तनों के बावजूद ज़्यादा अमीर बनेंगे। अगर वे सोचते हैं कि पैसा समस्याओं को सुलझा देगा, तो उन्हें राह में काफ़ी मुश्किलें झेलनी होगी। बुद्धिमत्ता समस्याओं को सुलझाती है और पैसे बनाती है। फाइनेंशियल बुद्धि के बिना पैसा जल्दी ही चला जाता है। अधिकतर लोगों को ये एहसास ही नहीं होता कि जीवन में महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप कितना ज़्यादा पैसा कमाते हैं। महत्वपूर्ण तो ये है कि आप कितना ज़्यादा पैसा अपने पास रख पाते हैं। हम सबने लॉटरी जीतने वाले गरीब लोगों की कहानियाँ सुनी हैं, जो अचानक अमीर बन गए, लेकिन कुछ समय बाद एक बार फिर गरीब हो गए।
लॉटरी में उन्होंने लाखों करोड़ों डॉलर जीते, लेकिन वे जल्दी ही वहां लौट आए जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। या पेशेवर खिलाड़ियों की कहानियां जो 24 साल की उम्र में हर साल लाखों करोड़ों डॉलर कमाते हैं, लेकिन 10 साल बाद उन्हें मजबूरन किसी पुल के नीचे सोना पड़ता है। मुझे एक युवा बास्केटबॉल खिलाड़ी की कहानी याद है, जिसके पास 1 साल पहले लाखों डॉलर थे। आज 29 साल की उम्र में वह दावा करता है कि उसके मित्रों, वकील, लेखापालों ने उसका पैसा हथिया लिया और वह न्यूनतम वेतन पर कार धोने वाली दुकान में काम करने के लिए मजबूर है। उसे कार धोने वाली दुकान से इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि उसने कार पोंछते समय अपनी चैंपियनशिप रिंग उतारने से इनकार कर दिया था। उसकी कहानी राष्ट्रीय खबरों में आई और वह नौकरी से निकालने के खिलाफ दावा ठोक रहा है तथा भेदभाव का आरोप लगा रहा है। उसका दावा है कि उसके पास बस अंगूठी ही बची है और अगर यह भी उतर गई तो वह अंदर से टूट जाएगा। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जो तुरंत मिलीनियर बन गए। हालांकि मुझे खुशी है कि कुछ लोग ज़्यादा अमीर बन गए हैं, लेकिन मैं उन्हें चेतावनी देता हूँ कि लंबे समय में ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कितना ज़्यादा पैसा कमाते हैं। महत्वपूर्ण तो ये है कि आप कितना पैसा अपने पास रख पाते हैं और इसे कितनी पीढ़ियों तक रखते हैं। तो जब लोग मुझसे पूछते हैं मैं कैसे शुरू करूँ या मुझे बताएं कि फटाफट अमीर कैसे बना जा सकता है, तो मेरे जवाब से वे जनरली निराश होते हैं। मैं बस उनसे वही कहता हूँ जो अमीर डैडी ने मुझसे बचपन में कहा था, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें फाइनेंशियल दृष्टि से एजुकेट होने की ज़रूरत है। जब भी मैं अमीर डैडी के साथ होता था, तो वे ये विचार हर बार मेरे दिमाग में डूसते थे। जैसा मैंने कहा था, मेरे एजुकेटेड डैडी पुस्तक पढ़ने के महत्व पर जोर देते थे, जबकि अमीर डैडी फाइनेंशियल एजुकेशन में माहिर बनने की ज़रूरत पर जोर देते थे। अगर आप एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले यह करने की ज़रूरत है कि एक गहरा गड्ढा खोदें और एक मजबूत नींव डालें। अगर आप किसी उपनगरीय इलाके में घर बनाने जा रहे हैं, तो आपको बस 6 इंच का कंक्रीट का स्लैब डालने की ज़रूरत है। अधिकतर लोग अमीर बनने की हसरत में 6 इंच के स्लैब पर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा स्कूल तंत्र कृषि युग में बना था और आज भी यह बिना नींव वाले मकानों में यकीन करता है। कच्चा फर्श अब भी फैशन में है, इसलिए जब बच्चे स्कूल कॉलेज से निकलते हैं, तो उसके पास कोई भी फाइनेंशियल नींव नहीं होती है। एक दिन उपनगरीय मकान में जब उन्हें रात को नींद नहीं आती है और वे अमेरिकी सपने को देखते हुए गहरे कर्ज में डूब जाते हैं, तो वे फैसला करते हैं कि पैसे की जो समस्याएं उनके सामने खड़ी है, उनका जवाब फटाफट अमीर बनने का कोई तरीका खोजना है। इमारत बनने लगती है, ये तेजी से ऊपर जाती है और जल्दी ही एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के बजाय हमारे पास उपनगर की झुकी मीनार आ जाती है। उनकी रातों की नींद एक बार फिर उड़ जाती है। बड़े होने के बाद माइक और मेरे लिए दोनों ही विकल्प संभव थे, क्योंकि बचपन में ही हमारी फाइनेंशियल बुनियाद मजबूत बना दी गई थी। अकाउंटिंग संभवतः संसार का सबसे पेचीदा और नीरस सब्जेक्ट है, लेकिन अगर आप लंबे समय तक अमीर बने रहना चाहते हैं, तो यह शायद सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। अमीर डैडी के सामने सवाल यह था कि यह नीरस और जटिल सब्जेक्ट बच्चों को कैसे सिखाया जाए। उन्होंने इसका तोड़ निकाला कि इसे रेखाचित्रों के माध्यम से सिखाकर सरल बनाया जाए। मेरे अमीर डैडी ने माइक और मेरे लिए एक मजबूत फाइनेंशियल बुनियाद रखी। चूंकि हम बच्चे थे, इसलिए उन्होंने हमें सिखाने का सरल तरीका ईजाद किया। बरसों तक वे सिर्फ रेखाचित्र खींचते थे और शब्दों का इस्तेमाल कम करते थे। माइक और मैं सरल रेखाचित्रों की मदद से आर्थिक शब्दावली तथा पैसे के आवागमन को समझते थे। कई साल बाद अमीर डैडी ने उन रेखाचित्रों में अंक जोड़ना शुरू किया। आज माइक ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और सूक्ष्म अकाउंटिंग एनालिसिस में माहिर हो चुका है, क्योंकि उसे अपना साम्राज्य चलाने के लिए ये करना ही होता है। मैं उतना कॉम्प्लिकेटेड विश्लेषण नहीं करता क्योंकि मेरा साम्राज्य काफ़ी छोटा है, लेकिन हम दोनों की ही नींव एक जैसी है। अगले पन्नों में मैं आपको वही सरल रेखाचित्र बताऊंगा जो माइक के डैडी ने हमारे लिए बनाए थे। हालांकि वे बुनियादी हैं, लेकिन उन रेखाचित्रों ने दो छोटे लड़कों का मार्गदर्शन किया, जिसकी बदौलत वे एक सॉलिड और गहरी नींव पर काफी दौलत बनाने में सफल रहे। रूल नंबर 1, आपको एसेट और रिस्पॉन्सिबिलिटी का फर्क पता होना चाहिए और हमेशा एसेट ही खरीदने चाहिए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको बस इतना जानने की जरूरत है। यह पहला नियम है, यही इकलौता नियम है। यह बहुत आसान लगता है।
अधिकतर लोगों को इसकी गहराई का अंदाजा नहीं होता। ज्यादातर लोग आर्थिक दृष्टि से संघर्ष सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वे एसेट और रिस्पॉन्सिबिलिटी का फर्क नहीं जानते। अमीर डैडी ने कहा, अमीर लोग एसेट इकट्ठी करते हैं, गरीब और मिडिल क्लास लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी इकट्ठे करते हैं और उन्हें ही एसेट मानते हैं। जब अमीर डैडी ने माइक और मुझे यह समझाया तो हमें लगा वे मजाक कर रहे हैं। हम दो छोटे लड़के अमीर बनने के रहस्य को लेकर इतने परेशान हैरान थे और उनका जवाब इतना आसान था। ये इतना ज्यादा आसान था कि हमें इस बारे में सोचने के लिए बहुत कम समय तक ठहरना पड़ा। माइक ने पूछा, एसेट क्या होती है? उसके बारे में अभी चिंता मत करो, अमीर डैडी ने कहा। बस इस विचार को अपने दिमाग के अंदर घुसने दो। अगर तुम इस सरल नियम को समझ लोगे तो तुम्हारे जीवन की एक योजना होगी और तुम्हें जीवन भर पैसे की दिक्कत नहीं आएगी। यह बहुत आसान है, इसलिए लोग इस विचार को अनदेखा कर देते हैं। मैंने पूछा, आपका मतलब है कि हमें बस इतना ही जानने की जरूरत है कि एसेट क्या है और फिर हम उसे हासिल करें और इसके बाद हम अमीर बन जाएंगे? अमीर डैडी ने अपना सिर हिलाया। हाँ, ये इतना ही आसान है। मैंने पूछा, अगर ये इतना ही आसान है तो संसार का हर व्यक्ति अमीर क्यों नहीं बन पाता? अमीर डैडी मुस्कुराए, क्योंकि लोग एसेट और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच का फर्क नहीं जानते हैं। मुझे याद है मैंने पूछा था, बड़े लोग इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? अगर ये इतना ही आसान है, अगर ये इतना ही इम्पोर्टेंट है, तो हर कोई इसका फर्क पता क्यों नहीं लगाना चाहता? एसेट और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ये समझाने में अमीर डैडी को सिर्फ कुछ मिनट लगे। वयस्क होने के बाद मुझे ये दूसरे वयस्कों को समझाने में मुश्किल आती है। यह आसान विचार उन्हें समझ में नहीं आता क्योंकि उन्हें अलग तरीके से शिक्षित किया गया है। उन्हें दूसरे शिक्षित पेशेवरों ने पढ़ाया है, जैसे बैंकर्स, लेखापाल, रियल एस्टेट एजेंट, वित्तीय नियोजक आदि। मुश्किल तब आती है जब इन लोगों से सीखी बातों को भूलने या दोबारा बच्चा बनने को कहा जाता है। बुद्धिमान यंग पीपल अक्सर महसूस करता है कि आसान परिभाषाओं पर ध्यान देना खुद को नीचे गिराना है। अमीर टेडी किस कीप इट सिंपल स्टूपिड या कीप इट सुपर सिंपल सिद्धांत में यकीन करते थे। यानी इसे आसान रखो, मूर्खतापूर्ण रखो या इसे बेहद सरल रखो। इसलिए उन्होंने इसे हमारे लिए आसान बनाया, जिससे हमारी फाइनेंशियल बुनियाद मजबूत बन गई। उलझन किस वजह से होती है? इतनी सरल चीज जटिल कैसे बन सकती है? कोई ऐसी एसेट क्यों खरीदता है जो दरअसल रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इस सवाल का जवाब बुनियादी शिक्षा में पाया जाता है। हम फाइनेंशियल साक्षरता पर नहीं, साक्षरता शब्द पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कौन सी चीज एसेट है और कौन सी चीज रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये शब्दों से समझ नहीं आता है। वास्तव में अगर आप सचमुच दुविधा में पढ़ना चाहते हो तो डिक्शनरी में एसेट और रिस्पॉन्सिबिलिटी की परिभाषा देख ले। मैं जानता हूं कि वहां दी गई परिभाषाएं किसी प्रशिक्षित लेखापाल को अच्छी लग सकती है, लेकिन दिक्कत यह है कि आम आदमी को उनसे ज्यादा कुछ समझ नहीं आता। लेकिन हम यंग लोग अक्सर यह मानने में अपनी तौहीन समझते हैं कि कोई चीज हमें समझ में नहीं आ रही है। हम छोटे लड़कों को अमीर डैडी ने समझाया था, एसेट को शब्दों से नहीं अंकों से परिभाषित किया जाता है, और अगर तुम अंक नहीं पढ़ सकते तो तुम्हें एसेट और जमीन में खुदे गड्ढे में कोई अंतर नजर नहीं आएगा। अमीर डैडी कहते हैं, अकाउंटिंग में महत्वपूर्ण अंक नहीं होते, बल्कि वह चीज होती है जो अंक आपको बता रहे हैं। ये शब्दों जैसा ही है, शब्द महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। महत्वपूर्ण तो ये बात होती है जो शब्दों के जरिए बताई जाती है। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें अंकों को पढ़ना और समझना आना चाहिए। ये बात मैंने अपने अमीर डैडी से एक बार नहीं, हजार बार सुनी होगी। और मैंने यह भी सुना था, अमीर लोग एसेट इकट्ठी करते हैं और गरीब और मिडिल क्लास लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी इकट्ठे करते हैं। एसेट और रिस्पॉन्सिबिलिटी के फर्क को इस तरह पहचाना जा सकता है। अधिकतर अकाउंटेंट्स और फाइनेंशियल फील्ड के पेशेवर लोग इन परिभाषाओं से सहमत नहीं है, लेकिन ये आसान रेखाचित्र दो छोटे लड़कों की मजबूत फाइनेंशियल नींव डालने में बड़े काम आए थे। यह एक एसेट का कैश फ्लो पैटर्न है। इनकम स्टेटमेंट, इनकम लॉस, बैलेंस शीट, एसेट और रेस्पॉन्सिबिलिटी। लाइन डायग्राम का ऊपरी हिस्सा इनकम स्टेटमेंट है, जिसे अक्सर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कहा जाता है। ये इनकम और लॉस का ब्यौरा देता है, कितना पैसा अंदर आया और कितना पैसा बाहर गया। लाइन डायग्राम का निचला हिस्सा बैलेंस शीट है। इसका ये नाम इसलिए है क्योंकि माना जाता है कि एसेट और रेस्पॉन्सिबिलिटी को बराबर होना चाहिए।
क्योंकि कई फाइनेंशियल नॉस ही की इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के रिलेशन को नहीं जानते हैं, जबकि इस रिलेशन को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए जैसा मैंने पहले कहा था, मेरे अमीर डैडी ने दो छोटे लड़कों को आसान शब्दों में बताया, एसेट आपकी जेब में पैसा डालती है। अच्छी, सरल और उपयोगी परिभाषा। यह एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का कैश फ्लो पैटर्न है। इनकम स्टेटमेंट, इनकम लॉस, बैलेंस शीट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एसेट। अब जब एसेट और रिस्पॉन्सिबिलिटी को लाइन डायग्राम के माध्यम से समझा दिया गया है, तो मेरी परिभाषाओं को शब्दों में समझाना ज़्यादा आसान हो सकता है। एसेट वह चीज़ है जो मेरी जेब में पैसे डालती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी वह चीज़ है जो मेरी जेब से पैसे बाहर निकालती है। आपको दरअसल बस इतना ही जानने की ज़रूरत है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो बस ज़िंदगी भर एसेट खरीदते रहें। अगर आप गरीब और मिडिल क्लास बनना चाहते हैं, तो ज़िंदगी भर रिस्पॉन्सिबिलिटी खरीदते रहें। चाहे शब्दों की हो या अंकों की, निरक्षरता ही फाइनेंशियल संघर्ष की जड़ है। अगर लोगों को आर्थिक मुश्किलें आ रही है, तो इसका मतलब है कि शब्दों या अंकों में ऐसा कुछ है जिसे वे समझ या पढ़ नहीं पा रहे हैं। अमीर लोग इसलिए अमीर हैं क्योंकि वे इस मामले में पैसे की तंगी झेलने वाले लोगों से ज़्यादा साक्षर हैं। इसलिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं और अपनी दौलत को कायम रखना चाहते हैं, तो फाइनेंशियल दृष्टि से साक्षर होना महत्वपूर्ण है, शब्दों में भी और अंकों में भी। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।